हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे सब लोग। एंजॉय कर रहे हो लॉकडाउन को? कई महापुरुषों के तो दिमाग में आ रहा है कि किसने क्लासेस चालू कर दी, अच्छे भले बैठे रहते हैं, घर वाले फालतू परेशान करते हैं कि क्लास लो। तो पहली इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये है कि आज एग्रीकल्चर की क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके जो प्रिय सर है विक्रम सिंह जी राठौड़, उनकी तबीयत खराब है, इसलिए आज क्लास नहीं हो पाएगी। तो आप जो वीडियो देखोगे तो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी जाएगी। उस लिंक पे क्लिक करके आप एग्रीकल्चर का पेपर डाउनलोड कर सकते हो। उस पेपर को घर पे बैठ के बिना किसी गाइड की हेल्प से, कोई किताब नहीं खोलनी है, अपने आप को इवाल्युएट करना है, सेल्फ इवाल्युएशन करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि अपनी तैयारी कैसी चल रही है। पेपर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, लिंक पर क्लिक करोगे पेपर खुल जाएगा सीधा, और उसको आप सकते हो। कल जब आपकी क्लास होगी एग्रीकल्चर की, तो उसमें सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताए जाएंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका कौन सा आंसर सही था और कौन सा गलत था। सही आंसर के +4 कर लेना, और गलत हो तो -1 करके आप अपना स्कोर खुद रख सकते हो। अब स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री की दुनिया, और केमिस्ट्री की दुनिया में सभी का स्वागत है। कल अपन पढ़ रहे थे, कुछ टॉपिक का नाम था, और वो था आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट। जिसको आप बोल रहे थे सील्डिंग इफेक्ट। हिंदी में जिसको अपन ने बोला था परिरक्षण प्रभाव। मतलब स्क्रीनिंग कांस्टेंट, परिरक्षण प्रभाव कुछ भी नहीं था। इस चीज को अपन सामान्य तरीके से समझ सकते हैं। मान लो यहां पर कोई अच्छा सा बालक खड़ा है नर समाज का, और यहां पर मान लो कोई मादा समाज की सुंदर कन्या खड़ी है। ये नर समाज का प्राणी चाहता है कि मैं अपना पूरा का पूरा प्रभाव इस विपरीत समाज के प्राणी के ऊपर रखूं, लेकिन बीच में कुछ ऐसे प्राणी पाए जा रहे थे जो इसके प्रभाव को कम कर रहे थे। ये अपना क्या है, सेंट्रल नर है, मतलब ये है अपना न्यूक्लियस। ये बाहर जो आपको सुंदर कन्या दिख रही है, इस सुंदर कन्या को मानना आपको बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन। अब बीच बीच में कुछ बंदे ऐसे हैं, मतलब ये भी महिला वर्ग की ही प्राणी है, जो इसके प्रभाव को कम कर रहा है। मतलब ये चाहता है कि मैं पूरा इस तरफ ध्यान आकर्षित करूं, लेकिन इसका ध्यान भटक रहा है। तो ये आपस में ध्यान क्यों भटक रहा है? क्योंकि ये प्रतिकर्षण कर रहे हैं एक दूसरे को। मतलब ये बोल रही है मैं सुंदर हूं, ये बोल रही है मैं सुंदर हूं, ये बोल रही है मैं सुंदर हूं। तो आपस में इनके बीच झगड़ा चल रहा है। इसके झगड़े के चक्कर में इसका प्रभाव इस तरफ कम हो रहा है। तो सेम चीज ये थी कि अपने पास में यहां पर पड़ा था कोई, मान लो एटम पड़ा है, उसके यहां पर क्या पड़े हैं, कोष पड़े हैं, ये लो, और बीच में क्या पड़ा था अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ नाभिक। अब नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करवाना था, आकर्षण करवाना था। लेकिन इस आकर्षण को बीच के जो इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, ये आपस में प्रतिकर्षण करके क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। तो नाभिक का बाह्यतम कोश तक जो प्रभाव था, जो आकर्षण था, उसको आंतरिक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण से क्या कर रहे थे, कम कर रहे थे। और इसी प्रभाव को क्या बोलते हैं, परिरक्षण प्रभाव। परिरक्षण प्रभाव क्या है, नर का इस सुंदर कन्या के प्रति जो आकर्षण था, उसमें आई हुई विपदा है, आपत्ति है। तो इस प्रकार ध्यान रखना है सील्डिंग इफेक्ट को। अब कितना कम करता है, तो मान लो यहां पर कौन खड़ा है, अपना सुंदर बालक खड़ा है। यहां पर कौन खड़ा है, नर समाज का प्राणी खड़ा है। मान लो यहां पर है इसकी मोहतरमा सुंदर कन्या। तो
इस सुंदर कन्या के पास में मान लो इसकी सहेली खड़ी है, तो ध्यान रखना आपको कि सुंदर कन्या की सहेली जो है ये सिर्फ 35% ही प्रतिकर्षित करती है इसको। जो सुंदर कन्या की सहेली है ये इस नर का इसके प्रति आकर्षण को कितना परसेंट कम करती है? 35%। लेकिन ये जो बीच में कोई दूसरी सुंदर कन्या खड़ी थी, वो सुंदर कन्या कितना का ध्यान इसका भटकाती है? तो आपको ध्यान रखना है 85%। और मैं बोल रहा हूं बिल्कुल पास से यदि कोई सुंदर कन्या गुजर गई तो ये तो इसको 100% ही क्या करेगी? डिस्ट्रैक्ट करेगी। मतलब ये सी बात होगी, पहले ये सोच रहा था काश ये मिल जाए, लेकिन जैसे ही सहेली को देखा तो क्या लगा? ये भी ठीक है, तो इसने कितना डिस्ट्रैक्ट किया? 35%। और पास से कोई सुंदर कन्या गुजरी, उसने कितना किया? 85% डिस्ट्रैक्ट कर दिया। और बिल्कुल जैसे ही पास से कोई सुंदर कन्या गुजरी तो अब तो आवाज लगाने की जरूरत नहीं, मतलब सड़क के इस तरफ खड़ा है। अब एक तो सड़क के उस तरफ वाले को बोलेगा सुनो ना, मतलब उसका ध्यान आकर्षित करवाना है। लेकिन एक पास से कन्या गुजर रही है तो धीरे से क्या बोल देगा? सुनो ना। तो क्या होगा? यहां वाली जो है ये क्या करती है? इसको 100% डिस्ट्रैक्ट करती है। इससे आप आंसर कर सकते हो, देखना कैसे। इसी कहानी को आप ध्यान रखें सुंदर कन्या की को, ताकि आपका आंसर हो जाए। तो अपन ने डायग्राम में क्या देखा? यहां पर क्या पढ़ा था? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इस बाह्यतम कोश को आप क्या बोलते हो? एन। बाह्यतम कोश को क्या बोला जाता है? एन। इसके अंदर वाले को क्या बोलोगे आप? N-1, जिसको मैंने क्या बोला था? पेनल्टीमेट सेल। उसके अंदर वाले को क्या बोला था? N-2, इसको क्या बोला था? प्री पेनल्टीमेट सेल। तो मैंने क्या बोला था? बाह्यतम कोश के अंदर जो सुंदर कन्या खड़ी है उसकी सहेली क्या है? बाह्यतम कोश का सदस्य है। तो सहेली कितना प्रतिशत प्रतिकर्षित करती है? 35%। तो सहेली कितना करती है? 35। उसके बीच N-1 वाला, मतलब यहां जो सुंदर कन्या खड़ी है ये कितना करती है? 85%। कितना करती है? 85%। और अंदर की जो भी सुंदर कन्याएं हैं ये सुंदर कन्याएं कितना करती है? 100% इसको क्या करती है? डिस्ट्रैक्ट करती है, प्रतिकर्षित करती है। तो इसका ध्यान भटकाने के लिए बिल्कुल अंदर वाली कितनी करेगी? 100%। तो आप इसको एक इंडेक्स बना लो और इंडेक्स से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो कि यदि मैं एस और पी की बात करूं, किसकी बात कर रहा हूं? एस और पी की, और इधर बात कर रहा हूं मैं डी इलेक्ट्रॉन की। तो यदि एन उपकोष की बात करूं तो एस और पी में एन उपकोष का कितना परसेंट होता है? 35%। डी इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है? 35%। लेकिन जब भी N-1 की बात करूं तो एस एंड पी में कितना होता है? 85%। लेकिन डी में कितना होता है? 100%। और N-2 की बात करें तो यहां पर कितना होता है? 100% प्रतिकर्षित करती है, और यहां पर भी कितना करता है? 100% प्रतिकर्षित। तो डी में इतना ध्यान रखना कि डी में तो जो N-1 वाला है वो ही कितना करने लग जाता है? 100% करने लग जाता है। तो इस प्रकार इस इंडेक्स से आप कर सकते हो आंसर। ध्यान क्या रखना है तो उसका देखो क्वेश्चन के माध्यम से अपन करते हैं। तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, आपका पहला प्रश्न है कि बोरोन में बाह्यतम कोश इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण होता है।
पहला ऑप्शन है कि उपकोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा केवल। दूसरा ऑप्शन है के तथा एल, सॉरी कोष की जगह कोष कर लेना आप, के तथा एल कोष के सभी इलेक्ट्रॉन द्वारा। तीसरा ऑप्शन है के तथा एल कोष के इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा। डी ऑप्शन है केवल एल कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा। अब इस क्वेश्चन को समझिए, इससे आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट का क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व करना समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोरोन के बाह्यतम कोष, तो बोरोन का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए 1s2 2s2 2p1। अब देखिए इसको मैंने क्या बोला था कल कि डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। ये पड़ा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फिर देखो 1s2, ये 1s2, फिर क्या है 2s2 2p1। ये वाला जो कोष होता है, इस कोष को क्या बोला जाता है, के, इसको क्या बोला जाता है, एल बोला जाता है। के क्या बोल रहा है, के कोष के इलेक्ट्रॉन द्वारा केवल, केवल इससे के द्वारा प्रतिकर्षित थोड़े होंगे ना, इन इलेक्ट्रॉनों से भी क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो पहला तो क्या हो गया, गलत। दूसरा क्या बोल रहा है, के तथा एल कोष के सभी इलेक्ट्रॉन द्वारा, के तथा एल कोष के सभी इलेक्ट्रॉन द्वारा। तो देखिए के और एल के सभी इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये 2p1 भी काउंट हो गया, लेकिन खुद के इलेक्ट्रॉन का कभी भी प्रतिकर्षण नहीं होता, तो ये आंसर भी क्या हो गया, गलत हो गया। इसी प्रकार क्या बोल रहा है, केवल एल कोष के, केवल एस के कितने हो गए, तीनों, तो ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षित अकेले थोड़े करेंगे, ये वाला भी तो क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो ये आंसर भी क्या हो गया, गलत। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड आंसर, कि के तथा एल कोष के इलेक्ट्रॉन युग्म। यहां पर देखो इतनी गलती थी, यहां पर सभी लिखा और यहां पर सभी नहीं है, तो सभी नहीं होगा आंसर, क्योंकि खुद को खुद कभी भी प्रतिकर्षित नहीं करता है। खुद पूरा कौन लगता है, आईने के सामने खड़ा होता तो क्या लगता है, ओ भाई जी मारो पूटरो तो कोई है ही कौन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप सोल्व करिएगा, और क्वेश्चन है आपका पोटेशियम के 4s1 इलेक्ट्रॉन के लिए परिरक्षण नियतांक परिमाण ज्ञात करें। यह क्वेश्चन आपको खुद से करना है। पोटेशियम की बात कर रहा है तो 4s1 की बात कर रहा है, तो 4s1 से पहले कौन कौन से इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 3s और 3p वाले। वो कितना परसेंट इसको प्रतिकर्षित करे, हिंट में लिख लेना चाहिए। तो 3s 3p वाले कितना इसको अफेक्ट करेंगे, तो आपको बताया था 35%। उसके अंदर कौन है, 2s 2p वाले, तो 2s 2p वाले इसको कितना करेंगे, 85%। उसके बाद में 1s वाला इसको कितना करेगा, 100%। तो इस प्रकार आप क्या निकाल सकते हो, आंसर निकाल सकते हो। 4s1 खुद को प्रतिकर्षित करेगा क्या, नहीं, तो इसको तो शामिल करना नहीं है, और बाकी से आप क्या निकाल सकते हो, आंसर निकालते हो। तो इस प्रकार परिरक्षण प्रभाव के क्या आते हैं, प्रश्न आते हैं। अब एक नोट लगा लीजिएगा यहां पर, और नोट के साथ में ही क्वेश्चन करवा दूंगा। नोट क्या लगाओगे, किसी भी आयन या तत्व में इलेक्ट्रॉन की संख्या यदि
एक होती है तो परिरक्षण प्रभाव या बोलता हूं नियतांक का मान हमेशा शून्य होगा। इसका क्वेश्चन किस प्रकार पूछा गया, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्न में से किसका सिग्मा शून्य होता है। पहला ऑप्शन आपका हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है हीलियम प्लस, तीसरा ऑप्शन है लिथियम 2+ और चौथा ऑप्शन है सभी। तो इधर देखिए हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, हीलियम में 2 होते हैं, प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, कितना बचा 1, लिथियम 3 नंबर पे आता, 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने बचे 1। तो आंसर क्या हो जाएगा सभी, क्योंकि जब भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो आंसर आपको क्या करना है शून्य। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए मान लो यहां पर ये नाभिक पड़ा था प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो ये खुद को परिरक्षित थोड़ी ही कर सकता है, नहीं, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन खुद को परिरक्षित नहीं करेगा, और इसके अलावा तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आपको जो इंडेक्स बनाई थी उसका ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट इंडेक्स थी वो, उससे आप कोई सा भी क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कल कि लिखने से मतलब कैलकुलेशन करने से पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्या करना है, रीअरेंजमेंट करना है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक, इससे भी बहुत बहुत शानदार वाला टॉपिक है, और वो है नाभिकीय आवेश तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश, ये होता है Z और ये होता है Z इफेक्टिव। इनमें फर्क क्या है, तो इधर देखिए, मान लो आपके पास में कोई एटम है और इस एटम के न्यूक्लियस में क्या पड़ा है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन का आवेश कैसा होता है, धनात्मक, और नाभिक के अंदर जो न्यूट्रॉन है ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। तो नाभिक का कुल आवेश की बात करूं तो वो किससे होगा, केवल प्रोटॉन से। तो जितने उसके अंदर प्रोटॉन है वही उसका क्या हो जाएगा, नाभिकीय आवेश। लेकिन अभी क्या बताया था कि जब भी यहां पर सुंदर कन्या खड़ी रहेगी और ये यहां पर जो बालक खड़ा है, इसके आकर्षण में कुछ प्राणी ऐसे होंगे जो इसके आकर्षण को क्या करेंगे, कम करेंगे। और वो जो आकर्षण को कम करने की घटना थी वो क्या थी, अभी बताया था सिग्मा परिरक्षण प्रभाव। तो Z इफेक्टिव क्या होता है वो देखिए, Z तो क्या था, जितने प्रोटॉन का आवेश है वही उसका क्या हो जाएगा, नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है कि ये जो यहां पर बालक खड़ा था, इसने इस सुंदर कन्या को कितना आकर्षित किया, वो क्या होगा, Z इफेक्टिव। मतलब इसने क्या सोचा कि जान जाए चाहे कुछ भी जाए, प्राण जाए, हम सिर्फ किसके हैं, सुंदर कन्या के हैं। फिर भी इन्होंने क्या किया, इसको प्रतिकर्षित किया। प्रतिकर्षित करने के बाद भी इसने कितना आकर्षित किया, वो क्या होता है, Z इफेक्टिव। मतलब नाभिक का बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर परिरक्षण प्रभाव की उपस्थिति में जो आकर्षण होता है उसको क्या बोला जाता है, Z इफेक्टिव। तो Z इफेक्टिव को मैं क्या बोल सकता हूं, Z इफेक्टिव होगा जितना इसका आवेश था, मतलब उसके प्रति आकर्षण था, वो कितना था, Z। कितना कम किया, परिरक्षण प्रभाव को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो Z इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, Z माइनस सिग्मा, Z माइनस सिग्मा। तो पता चल गया होगा प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है और नाभिकीय आवेश क्या होता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश था
बालक द्वारा सुंदर कन्या को आकर्षित करने में जो उसका आकर्षण लगाया गया किसकी उपस्थिति में, परिरक्षण प्रभाव की उपस्थिति में, वो क्या होता है, जेड इफेक्टिव। किस बातों पर निर्भर करता है जेड इफेक्टिव, तो पहला देखिए नंबर एक चीज जेड पर यानी नाभिकीय आवेश पर, दूसरा देखिए सिग्मा यानी परिरक्षण प्रभाव पर दोनों को छोड़ के इसे पूछ ले मेनली किस पर निर्भर करता, तो आप बताओगे प्रोटॉन की संख्या पर। जितने बढ़िया प्रोटॉन होंगे उतना ही बढ़िया क्या करेगा, आकर्षण करेगा। मतलब यहां पर जो बालक है वो जितना सुंदर होगा उतना ही बढ़िया क्या होगा, सुंदर कन्या की तरफ आकर्षण होगा। तो प्रोटॉन की जो संख्या है वो क्या करती है, सीधी अफेक्ट करती है जेड इफेक्टिव को। तो मैं क्या बोल सकता हूं, जेड इफेक्टिव समानुपाती होता है प्रोटॉन संख्या के। अब जैसे कि परिरक्षण प्रभाव में अपने नोट लिखा था कि जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है उसका सिग्मा हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। तो वैसे यहां पर क्या नोट लगाना है कि जेड इफेक्टिव कभी भी 0 नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस चीज को समझिए। क्योंकि जेड इफेक्टिव 0 इसलिए नहीं होता क्योंकि प्रोटॉन की संख्या जो है ये कभी भी आपको 0 नहीं मिलेगी। न्यूनतम एक तो आपको परमाणु क्रमांक से आप देख भी सकते हो, जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने ही क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं। तो प्रोटॉन 0 कभी भी नहीं होता, और प्रोटॉन कभी भी 0 नहीं होगा तो जेड इफेक्टिव भी कभी भी 0 नहीं होता है। तो इस प्रकार था क्या, जेड इफेक्टिव। अब जेड इफेक्टिव का क्वेश्चन हालांकि पूछा नहीं जाता पर पूछा जाएगा तो कैसे बोलेगा कि मान लो आपको दे दे कि बोरोन, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बोरोन के 2p1 इलेक्ट्रॉन पर कुल नाभिक का कितना आकर्षण होगा। तो आपको करना क्या है, पहले 2p1 का सिग्मा निकालोगे। जेड की वैल्यू कितनी है, जितने नंबर पे बोरोन आता है तो बोरोन कितने नंबर पे आता है, तो आप बताओगे बोरोन आता है 5 नंबर पे। अब 5 में से मान लो सिग्मा की वैल्यू आई आपकी मान लो 3 के लगभग, तो आपका जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा, 2। मतलब अब की बार ये करना तो 5 यूनिट से आकर्षित चाहिए था इसको, लेकिन कितनी यूनिट से आकर्षित कर रहा है, 2 यूनिट से आकर्षित कर रहा है। बाकी 3 आकर्षण यहां पर गया इन बीच वाली सुंदर कन्याओं की तरफ। तो इस प्रकार क्या होता है, नाभिकीय आवेश और प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट लगाकर लिखेंगे और दोनों का कॉमन लिखवा रहा हूं, परिरक्षण प्रभाव और प्रभावी नाभिकीय आवेश का कॉमन पॉइंट है, एक साथ लिखोगे। कॉमन टॉपिक क्या है, अपन याद करो हेडिंग अपनी मेन थी आवर्तिता, पीरियोडिसिटी। अब इनकी आवर्तिता का मतलब मैंने क्या बताया था कि जब मैं लेफ्ट टू कहां जाऊं, राइट, और टॉप से कहां जाऊं, बॉटम, तो क्या चेंज होता है गुणधर्मों में, इस चीज को आवर्तिता बोला जाता है। तो ध्यान रखना, परिरक्षण प्रभाव तथा जेड इफेक्टिव जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है, लेफ्ट टू राइट तथा टॉप टू बॉटम दोनों तरफ बढ़ती है। ये दोनों ऐसे गुणधर्म है जो ऊपर से नीचे जाओ चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ, किधर भी जाओ हम तो हमेशा बढ़ेंगे। मतलब दबदबा है, किधर भी जाओ अपना साम्राज्य फैलाएंगे। तो इधर देखिए लेफ्ट टू राइट जाएगा तो भी बढ़ेगा, टॉप टू बॉटम जाएगा तो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाओगे तो परिरक्षण जो प्रभाव है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या करेगी, बढ़ेगी। तो सिग्मा क्या होगा, बढ़ेगा। जेड इफेक्टिव देखो, इधर जाओगे तो प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जाओगे तो भी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी तो सिग्मा भी बढ़ेगा। प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी तो जेड इफेक्टिव भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ध्यान रखना, दो ऐसी प्रॉपर्टी है जो टॉप टू बॉटम जाओ चाहे लेफ्ट टू राइट जाओ दोनों तरफ क्या करती है,
बढ़ती है। ये ध्यान रखना है किसके बारे में, जेड इफेक्टिव और परिरक्षण प्रभाव के बारे में। अभी अपने को रिवीजन करना है इसलिए ज्यादा डीप नहीं जाते इन चीजों में। अब वाला जो टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत शानदार टॉपिक, जहां से हर बार क्वेश्चन फिक्स है, आना ही है, कोई नहीं रोक सकता, और वो नेक्स्ट टॉपिक है अपना परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियाई, जिसको आप बोलते हो परमाणु आकार, या बोल सकते हैं एटॉमिक साइज। देखो एटॉमिक साइज क्या होती है, तो एटम को देखिए, इस एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पड़े हैं और चारों तरफ चक्कर कौन लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लगा रहे हैं। तो डेफिनेशन इस प्रकार है कि इस बालक और इस सुंदर कन्या के बीच में जो दूरी है वही क्या है, परमाणु त्रिज्या है। मतलब ये मान लो सड़क के इस किनारे पर खड़ा है, वो सड़क के उस किनारे पर खड़ा है, तो दोनों के बीच की जो दूरी है वही क्या है, परमाणु त्रिज्या। इसको ऐसे ध्यान नहीं रखे कि नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, नहीं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी। वो मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब आप मान लो लेफ्ट टू राइट जाओगे, जैसे बोरोन से कार्बन, कार्बन से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से फ्लोरीन जा रहे हो आप, तो क्या होगा, यहां पर कोश की संख्या तो इसमें भी 2 है, कोश की संख्या इसमें भी 2 है, कोश की संख्या इसमें भी 2 है, यहां भी 2 है और यहां भी क्या है, 2 है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इनकी साइज समान होगी, नहीं, यहां पर प्रोटॉन की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है तो इसकी साइज क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा क्या आ जाएगा, और पास में आ जाएगा। तो कभी भी ये नहीं ध्यान रखना है कि बाह्यतम कोश के बीच की दूरी, नहीं, बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी, क्योंकि यहां पर देखो कोश की संख्या समान है लेकिन आकार समान नहीं होता। तो इस प्रकार परमाणु त्रिज्या और परमाणु आकार की क्या डेफिनेशन ध्यान रखनी है, क्या, नाभिक तथा बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, या फिर हैंडसम लड़के और सुंदर कन्या के बीच की दूरी। अब चलते हैं त्रिज्या के प्रकार। त्रिज्या के प्रकार को ज्यादा डीपली नहीं लेंगे, सिर्फ देखेंगे तो यहां पर 4 प्रकार की अपने पास में त्रिज्या होती है। पहली त्रिज्या होती है आपके पास में सहसंयोजी त्रिज्या, उसके बाद में होती है आपके पास में आयनिक त्रिज्या, फिर आपके पास होती है धात्विक त्रिज्या, फिर आपके पास होती है वांडरवाल त्रिज्या। ये सब बंध के आधार पर है, इसलिए अपन इन चीजों को ज्यादा डीपली देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। तो इनमें से सिर्फ इतना पूछा जाता है कि ये जो 3 है आपके पास में, ये 3, इनका कभी कभार क्रम पूछ लेता है। तो आपको क्या बताना है, इधर देखिए, सबसे बड़ी होती है वांडरवाल त्रिज्या, उसके बाद में तो आप बताओगे धात्विक त्रिज्या, उसके बाद में आपकी होती है सहसंयोजी त्रिज्या। क्यों होती है, तो आप देखिए जो वांडरवाल त्रिज्या होती है इसमें अणु पास पास में नहीं होते, थोड़े से दूर होते, बीच में गैप होता है, जिनमें सबसे कम क्या होता है, अट्रैक्शन। धात्विक त्रिज्या को देखोगे तो ये क्या होता है, बिल्कुल ऐसे, आपको पता है धातु में ठोस होती है, तो ये क्या होता है, बिल्कुल पास पास में होते हैं। और सहसंयोजी में क्या होता है, एक अणु के, आपको पता होगा संयोजी बंध किससे बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है, अतिव्यापन से बनता है। तो ये क्या होगी, दूरी देखो अतिव्यापन करने की वजह से कम हो जाती है। तो इन तीनों का क्रम पूछा जा सकता है कि वांडरवाल त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या और सहसंयोजी त्रिज्या में ज्यादा बड़ी त्रिज्या कौन सी है। अब चलते परमाणु त्रिज्या के क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं, तो आप डायरेक्ट हेडिंग डालोगे परमाणु त्रिज्या के क्वेश्चन करने के फंडे या ट्रिक, जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, ज्यादा ध्यान नहीं देना। लिखोगे पहली राज की बात, यहां पर क्या लिखनी है, राज की बात।
तो ये लो, राज की बात। पहले राज की सिमरन होती थी, आजकल राज की क्या है, बात है। तो राज की बात पहली, परमाणु त्रिज्या के क्वेश्चन करने से पहले पहले फंडे पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए आज तक कि यदि दी गई स्पीसीज या श्रेणी सम इलेक्ट्रॉनिक है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है, सम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसे, तो इधर देखिए, मान लो मेरे पास में था Mg2 प्लस Na प्लस F माइनस O2 माइनस N3 माइनस। ये क्या है, एग्जाम्पल पहले राज की बात का। क्या बोला, दी गई स्पीसीज कैसी होनी चाहिए, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे आता है, 2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, कितने हैं 10, इसमें भी कितने हैं 10, इसमें भी कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन। तो क्या करना है आपको, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले लिखोगे नेगेटिव, उसके बाद में उदासीन, और उसके बाद में धनात्मक यानी पॉजिटिव। और जो जितना नेगेटिव वो उतना बड़ा, और जो जितना पॉजिटिव वो उतना ही छोटा। तो यहां पर आपको पूछ ले कि इस फंडे के लिए परमाणु आकार बताइए, इस एग्जांपल का परमाणु आकार बताइए। तो आप आकार क्या बताओगे, सबसे ज्यादा माइनस वाले का तो N3 माइनस, उसके बाद में O2 माइनस, उसके बाद में F माइनस, उसके बाद में Na प्लस, उसके बाद में क्या हो जाएगा Mg2 प्लस। पहला फंडा। दूसरी ट्रिक पे चलने से पहले यह ध्यान रखना कि इसकी आवर्तिता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, आवर्तिता की। तो ध्यान रखना, जब लेफ्ट टू राइट जाता हूं तो आकार क्या होता है, घटता है। कारण पूछ ले तो ध्यान रखना Z इफेक्टिव बढ़ता है। यदि आकार ऊपर से नीचे जाने की बात करें तो आकार बढ़ता है। कारण पूछे तो बोलोगे कोष की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। यहां से एक एक्सेप्शन है जिस पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने बोला ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार बढ़ता है। लेकिन जब बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम से अपन चलते हैं इंडियम और थेलियम तक, तो आप ध्यान रखना कि अपने को पता होना चाहिए कि बोरोन से ज्यादा किसका होना चाहिए, एल्यूमिनियम का, और एल्यूमिनियम से ज्यादा गैलियम का क्या होना चाहिए, आकार। लेकिन यहां पर उल्टा हो जाता है। यहां पर क्या होता है, बोरोन से ज्यादा गैलियम, गैलियम से ज्यादा होता है एल्यूमिनियम का, यानी एल्यूमिनियम का आकार गैलियम से क्या हो जाता है, ज्यादा बड़ा हो जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कारण क्या है, तो यहां पर पहली बार डी इलेक्ट्रॉन ने क्या करी, एंट्री मारी है। इसके बाद में क्या होगा, पहली जो 3D सीरीज थी वो एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में आई थी। तो पहली बार जब 3D थी तो इनका क्या लगा, परिरक्षण प्रभाव लगा। इसलिए ये कारण क्या हो गया, एल्यूमिनियम का आकार बड़ा हो गया और गैलियम का क्या हो गया, छोटा हो गया। क्योंकि डी की क्या होती है, पुअर शिल्डिंग होती है। नेक्स्ट राज की बात पे चलते हैं। तो दूसरी राज की बात क्या होगी, एक तो आपको ध्यान रखेंगे आकार किस तरफ बढ़ता है और किस तरफ घटता है। नेक्स्ट राज की बात करते हैं इसी आवर्तिता से। तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। अब भी मैंने यहां पर क्या बोला कि जब भी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आकार घटेगा। लेकिन यहां से राज की दूसरी बात क्या बोलती है कि अपने आवर्त में अक्रिय गैस का आकार सबसे अधिक होता है। अपने आवर्त में अक्रिय गैस का आकार सबसे अधिक होता है। अक्रिय गैसें कौन कौन सी है, हीलियम है, नियोन है,
आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, रेडोन है। इनका अपने ही आवर्त में देखो, जैसे आपको बोल दिया कि बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन में आकार का क्रम लिखो, तो आपको यह दिमाग नहीं लगाना कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार घटता है। तो आप क्या करोगे, बोरोन उससे कम कार्बन, उससे कम नाइट्रोजन, उसके कम ऑक्सीजन, उससे कम फ्लोरीन और उससे कम क्या, नियोन, जो कि क्या है, गलत। नियोन को सबसे पहले लिखना है, सही क्रम क्या होगा, नियोन, उसके बाद में बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो ये क्या होगा, परमाणु आकार का क्रम होगा। तो ध्यान रखना अक्रिय गैस का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है अपने आवर्त में आकार। कारण पूछ ले, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप बताओगे कारण क्या है, वांडरवाल त्रिज्या। और अभी देखा था वांडरवाल त्रिज्या क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो अक्रिय गैसों में कौन सी त्रिज्या पाई जाती है, वांडरवाल त्रिज्या पाई जाती है। यहां पर क्या होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, कमजोर आकर्षण बल होता है, जिसके कारण अक्रिय गैसों का आकार अपने आवर्त में सबसे अधिक होता है। चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। के लिए करते हैं तीसरी राज की बात, कि मान लो ऐसा नहीं हुआ कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, तो क्या कंडीशन बन सकती है। तो इधर देखिए, नेक्स्ट तीसरी राज की बात है, यदि दी गई श्रेणी, यदि दी गई श्रेणी सम इलेक्ट्रॉनिक ना होकर समस्थानिक हो, मतलब आइसोटोप्स हो, तो ध्यान रखना समस्थानिकों का आकार गोठ लेना इसको, समस्थानिकों का आकार क्या होता है, लगभग कैसा होता है, समान होता है। कैसा होता है, लगभग समान होता है। कारण की बात करें क्यों होता है, तो आप बताइए समस्थानिक क्या होते हैं। मान लो कोई एलिमेंट x है और एक एलिमेंट x का दूसरा समस्थानिक का मतलब क्या है कि इनका परमाणु क्रमांक जैसे y होगा, लेकिन यहां पर परमाणु भार जो है, यहां पर मान लो z है और यहां पर w हो गया, तो इनका स्थान क्या है, समान। समान स्थान है, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या क्या हो गई, समान हो गई। यदि प्रोटॉन की संख्या समान है, इसका मतलब बढ़ा क्या, न्यूट्रॉन बढ़ा। कौन बढ़ा, न्यूट्रॉन बढ़ा। न्यूट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है, उदासीन आवेश है। जब आवेश नहीं है तो क्या वो आकार को प्रभावित कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके ऊपर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है। आवेश नहीं है तो ना आकर्षण है और ना ही प्रतिकर्षण है, मतलब ये ना तो नर है और ना मादा है, ये तो आधा आधा है। तो न्यूट्रॉन कभी भी क्या करता है, ना तो आकर्षित करता है और ना ही प्रतिकर्षित करता है। इसलिए मान लो एग्जाम्पल दिया आपको H11, H12, H13, बोला आकार का क्रम बताओ, तो आप बताओगे लगभग समान। कारण क्या है, तीनों एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक है, और समस्थानिकों का आकार लगभग क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे दे कि निम्न में से किसका आकार लगभग समान है, और क्वेश्चन में आगे आपके मान लो पहला ऑप्शन O16, O18, दूसरा ऑप्शन दे दिया Cl35 और Cl37, तीसरा ऑप्शन दे दिया कार्बन 12 और कार्बन 14, चौथा ऑप्शन दे दिया नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन 15। बोला कि इनमें से किसका आकार बराबर है, तो सारों का ही क्या है, आकार लगभग बराबर है, क्योंकि ये क्या है, समस्थानिक होते हैं। तो ध्यान रखना समस्थानिकों का आकार क्या होता है, लगभग बराबर होता है। चलो नेक्स्ट राज की बात पे चलते हैं, चौथी राज की बात पे। परमाणु आकार से और कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यदि मान लो दी गई श्रेणी ना तो सम इलेक्ट्रॉनिक है, ना ही वो समस्थानिक है, ना ही उसमें अक्रिय गैस है, तो फिर क्या करना है, तो आपको चेक करनी है, तो कोष की संख्या चेक करें। क्या चेक करना है, कोष की संख्या ज्ञात करें। और फंडा क्या बोलता है, जितना अधिक
कोस उतना अधिक आकार। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, बोला f माइनस और k प्लस में से बड़ा कौन, तो जिसको सिर्फ पहला फंडा याद है वो क्या करेगा, माइनस वाला बड़ा होता है, अभी बताया था सम इलेक्ट्रॉनिक में, तो वो क्या कर देगा, f माइनस को क्या कर देगा, बड़ा, जो कि क्या है, गलत। क्योंकि चेक करो, ये इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन समान नहीं है तो क्या माइनस वाला बड़ा होता है, क्या नहीं होता है। जब इलेक्ट्रॉन समान नहीं होते, समस्थानिक नहीं होते, तो क्या चेक करना है, कोष की संख्या। कोष की संख्या चेक करोगे तो फ्लोरीन का क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो कोष की संख्या कितनी आएगी, 2, क्योंकि 2p6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो 2 कोष की संख्या। पोटेशियम का लिखोगे तो कोष की संख्या कितनी, 3 कोष की संख्या। जितना अधिक कोष उतना क्या होगा, आकार अधिक, तो यहां पर कोष की संख्या 3 का क्या हो जाएगा, आकार अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या हो सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट चलते परमाणु क्रमांक का क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है, तो नेक्स्ट राज की बात पे चलते हैं। परमाणु आकार से ध्यान रखना, बहुत टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 16 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। कईयों के दिमाग में आ रहा सर ऐसा थोड़ी ही होता है, अरे होता है, जिंदगी में बहुत कष्ट है। चलो 5वीं पे चलते हैं। अब बात करते हैं, यदि आवेश नहीं दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है कि एक ही आवर्त के तत्व यदि दिए हो, किसके दिए हुए हो, एक ही आवर्त के तत्व है, तो आपको क्या करना है, अधिक जिसका परमाणु क्रमांक है, अधिक परमाणु क्रमांक वाला, उसका आकार छोटा होगा कम परमाणु क्रमांक वाले से। बिल्कुल बेसिक है ये, तो आवर्तिता में पढ़ा था, सेम उसी का है। नेक्स्ट देखिए, 6वें पॉइंट पे चलते हैं। अब आ जाते हैं अपन आकार के लिए डी ब्लॉक पे आ जाते हैं। तो यदि मान लो आपको 3D श्रेणी दी हुई हो, किसकी बात कर रहा हूं, 3D श्रेणी का आकार, 3D श्रेणी का आकार। तो 3D श्रेणी में क्या करोगे आप, मान लो आपके पास स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 10 एलिमेंट है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पहले भी बताया था मैंने कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में यहां पर कौन सा था, 8वां वर्ग था। 8वें वर्ग में मैंने क्या बोला था, फेरस, कोबाल्ट और निकल का आकार क्या होता है, लगभग समान होता है। अभी याद रखने का तरीका क्या है, ये लगभग समान है, इसके इधर वालों के चिन्ह का मुंह उस तरफ कर दो, इधर वाले के चिन्ह का मुंह इस तरफ कर दो। तो इस तरफ करूंगा तो देखो ये स्कैंडियम से छोटा टाइटेनियम, टाइटेनियम से छोटा वेनेडियम, वेनेडियम से छोटा क्रोमियम, क्रोमियम से छोटा मैंगनीज, मैग्नीशियम से छोटा फेरस, फेरस, कोबाल्ट, निकल का आकार लगभग समान, और इससे आगे वालों का साइन भी कर दो आगे, उससे बड़ा कॉपर, उससे बड़ा जिंक। कारण पूछे तो यहां पर देखना, यहां पर सिग्मा तथा जे डिफेक्टिव दोनों ही क्या हो जाते हैं, बराबर। पर इस तरफ जो जे डिफेक्टिव है वो क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है, और इस तरफ सिग्मा क्या हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। तो ये कारण पूछा जा सकता है या फिर ये क्रम पूछा जा सकता है। लेकिन फिर यहां पर गलती क्या होती है उसको देखिए। तो मैं 7वां पॉइंट बता रहा हूं, यदि 3D श्रेणी दी हुई हो और सबके ऊपर आवेश समान हो, क्या बोल रहा हूं, यदि 3D श्रेणी हो तथा आवेश समान हो, तो आपको क्या करना है, जैसे आपके पास है स्कैंडियम 2+, टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, मैंगनीज 2+, फेरस 2+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, कॉपर 2+ और जिंक 2+। अब की बार ये वाला फंडा नहीं लगाना, ये सिर्फ उदासीन के लिए था। ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, सबका आकार घटता क्रम में लिख देना है, क्योंकि अब की बार आवेश क्या है, सबके ऊपर समान है। तो इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8वां पॉइंट की बात करते हैं। यदि
दी गई श्रेणी में तत्व समान हो, तत्व क्या हो, समान हो, लेकिन आवेश भिन्न हो, आवेश क्या हो, भिन्न, तो आकार किसका बड़ा होगा, ध्यान रखना। तो पहले नेगेटिव लिखना है, उसके बाद में उदासीन, उसके बाद में पॉजिटिव। जो जितना नेगेटिव हो उतना बड़ा, उदासीन बीच में और पॉजिटिव लास्ट में। तो यहां पर जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे पास था फॉस्फोरस 3+, फॉस्फोरस 5+ और फॉस्फोरस 3-। ये कोई इमेजिनरी एग्जांपल है, बोला परमाणु क्रमांक का, परमाणु आकार का क्रम बताइए। तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला, माइनस वाले को पहले लिखो, तो P3-, उसके बाद में उदासीन P, उसके बाद में P3+ और उसके बाद में P5+। तो P+5 क्या हो जाएगा, छोटा, जितना पॉजिटिव उतना छोटा, जितना नेगेटिव उतना बड़ा। तो इस प्रकार भी क्या पूछा जा सकता है, परमाणु आकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 90 पॉइंट पे। 90 पॉइंट पे आते हैं। सारे पॉइंटों को ध्यान रखना, परमाणु आकार पे बहुत प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। हर चैप्टर का मैंने कंसेप्ट एक साथ ही काउंट कर लिया ताकि कम टाइम खराब हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपके पास मान लो 3D सीरीज, 4D सीरीज और 5D सीरीज दी हुई रहे, 3D 4D और 5D सीरीज दी हुई रहे, तो आपको क्या लग रहा है, यहां पर कोष कितने हैं, 3 कोष है, यहां पर कोष कितने हैं, 4 कोष है, यहां पर कोष कितने हैं, 5। तो कायदे से क्रम कैसा होना चाहिए था, ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, गलत है। सही क्या है, 3D से 4D में बढ़ता है, लेकिन 4D के लगभग आकार बराबर होता है 5D का। इसके ऊपर लिखना MTR, मुझे तो रट लो। क्यों होता है, ये सब परिरक्षण प्रभाव का ही खेल है, लेकिन अभी अपने पास रिवीजन का टाइम है, इसलिए ज्यादा इसको काउंट नहीं करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपके पास में बात कर ले लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड की, लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड की, तो ध्यान रखना है एक्टिनॉइड का आकार बड़ा होता है लेंथेनॉइड से। एक्टिनॉइड का आकार क्या होता है, लेंथेनॉइड से बड़ा होता है। तो इतने टाइप के तो नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं एटॉमिक साइज पे। पहला क्या था, सबसे पहले चेक करना है दी गई श्रेणी सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। दूसरा क्या था, यदि सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है और यदि क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि जैसे एक ही आवर्त के तत्व चल रहे, तो ध्यान क्या रखना है, अक्रिय गैस का आकार सबसे बड़ा होता है। तीसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि यदि एक ही तत्व के सदस्य हैं, तो जो जितना नेगेटिव हो उतना बड़ा, जो जितना पॉजिटिव हो उतना छोटा। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, उसके बाद ध्यान रखना है यदि समस्थानिक दिए हुए हैं तो आकार क्या होगा, लगभग बराबर होगा। उसके बाद क्या ध्यान रखना है, यदि ये फंडे नहीं लगे तो ध्यान क्या रखना है, जिसमें कोष की संख्या ज्यादा उसका परमाणु आकार क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद में क्या ध्यान रखना है कि यदि मान लो 3D सीरीज के सदस्य हैं तो स्कैंडियम से लेकर फेरस तक आकार घटता है। फेरस, कोबाल्ट, निकल का आकार लगभग समान होता है। निकल से लेकर जिंक तक आकार पुनः बढ़ता है। कारण क्या है, इस तरफ जेड इफेक्टिव डोमिनेंट था, उस तरफ सिग्मा डोमिनेंट हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या ध्यान रखना है कि यदि 3D 4D और 5 सीरीज की बात करें तो 3D से बड़ा होता है 4D और 4D से लगभग समान होता है, 5D बड़ा नहीं होता है। उसके बाद देखिए लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड की बात करें तो एक्टिनॉइड बड़े होते हैं लेंथेनॉइड से। मैक्सिमम टाइप के क्वेश्चन यहां पर अपन ने कवर किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरे एटॉमिक साइज के 48 प्रकार के क्वेश्चन जिनमें मैक्सिमम को स्किप करना पड़ेगा क्योंकि रिवीजन का टाइम है। चैनल को अभी तक यदि किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही ट्रिक से क्वेश्चन करना सिखाया जाएगा। बाकी जितने भी आवर्त सारणी के ट्रेंड है उनका, और जिसने भी अभी तक ऐप पे अपना सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जाके ऐप पर कोर्स को सिलेक्ट सब्सक्रिप्शन ले। रामेश्वरम लाइव क्लासेस ऐप का नाम है, उस पे जाके आप कोर्स को ज्वाइन करें ताकि आपको ऐसा ही ट्रिक से रिवीजन करवाया जा सके।
जुलाई एंड तक कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन विद ट्रिक्स और क्वेश्चन की गारंटी के साथ में करवाए जाएंगे। आप किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो आप कॉन्टेक्ट नंबर से संपर्क कर ले, केसीपी एग्रो क्लासेज के कॉन्टेक्ट नंबर पर, और वहां जाकर आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वेरी का सॉल्यूशन ले सकते हो। आज के लिए इतना ही, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहो, अपने चांद को देखते रहो।